नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के क्षेत्र में बदलाव साफ दिखने लगा है। जी हाँ, पहले जहाँ हाथों से कार्य किया जाता था, अब युग आ गया है मशीनों का, जिससे आसानी से खेती बाड़ी के कार्य हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, जिसमें अब ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, जिसके प्रयोग से किसान कम समय में कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो ये ड्रोन किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर समर सिंह से। देखिए, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और घटती जोत को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो जितनी अवेलेबल है लैंड, जितनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करें, और उसके लिए नई तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक में ड्रोन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत से कार्य काम कृषि के क्षेत्र में करेगा। ड्रोन एक मानव रहित मशीन है, जिसकी मदद से आप फसलों पर आसमान से नजर रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रफल में फसल पर महज कुछ मिनटों में पोषक तत्वों और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम पहले स्प्रे करते थे, खासकर जितने भी हम केमिकल से यूज करते थे, और जब उनका स्प्रे करते तो वो एक साथ स्प्रे मैनुअली नहीं होता था मज़दूरों से, क्योंकि कई जगह ज़्यादा दवाई पड़ती थी, कई जगह कम पड़ती थी। जहाँ पर ज़्यादा दवाई पड़ती थी वहाँ पर तो फसल को भी नुकसान होता है, और जहाँ पर कम पड़ती है तो वहाँ पर जो टारगेटेड हमारा या खरपतवार है या कीड़े हैं उन पर असर नहीं होता। और इसमें समय भी बहुत लगता है, और कई बार तो हादसे भी होते हैं। जो जहरीली दवाई हैं उनको स्प्रे करते वक्त के मजदूर हैं, बहुत से हादसे होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है स्प्रे के लिए। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, काफ़ी जिनकी बढ़वार होती है, ऊंचाई वाले पेड़ हैं, तो उनमें, और फसलों में भी जैसे गन्ना है, मक्की है, और दूसरी जो फसलें ऊंची है, तो उनमें आदमियों से मैनुअल जो स्प्रे करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और अगर आप मैनुअल उस पर स्प्रे करते हैं तो वो दोबारा जो उसकी स्प्रे की ड्रिफ्ट है तो वो आदमी के ऊपर ही पड़ती है और उसमें वो खतरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए ये ड्रोन का एक जो नई तकनीक है, ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है। और ख़ासकर जब स्प्रे हम ड्रोन के में करते हैं तो इसमें एक तो यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी 30% के लगभग बढ़ जाती है, दवाई की कोई सी भी हो। और जो स्प्रे है वो बिल्कुल एक सार होता है, उसमें समान रूप से दवाई हर जगह पड़ती है। इसमें एक ख़ास बात और यही है कि केवल पानी 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए, और समय इसमें बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में ये 8 मिनट में पूरा कर लेता है। ये ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो दोनों तरह से काम करती है, मैनुअली भी, अगर कोई मैनुअली करना चाहते हो, नहीं तो ऑटो मोड पे भी इसको रख लिया जाता है। मैनुअली आप जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा, किंतु ऑटो मोड पे करने पर ये पहले से एरिया इसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई ये इस एरिया में हमने स्प्रे करना है, तो वो उस एरिया में बिल्कुल अपने आप एक साथ स्प्रे करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट उसकी होनी चाहिए उसी पे स्प्रे करके और वापस आ जाता है। किसान भाइयों, ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। इसमें लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। इसके अलावा ये आने वाली दूसरी समस्याओं के प्रति भी किसानों को सचेत कर देता है। किसान भाइयों, इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी खरीदी पर शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। मेरा किसान भाइयों को यही है कि नई जो हमारे युवा हैं तकरीबन, क्योंकि वो खेती की तरफ नहीं आ रहे, किंतु एक हमने देखा है वो नई तकनीक जो भी है उसकी तरफ आकर्षित हैं।
तो इसलिए मैं यही करता हूँ कि इस नई तकनीक के बारे में अच्छी तरह से अपना समझें, ट्रेनिंग लें और इस ट्रेनिंग लेके अपना ड्रोन खरीद के वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। सभी चाहेंगे कि मैं ड्रोन से ही अपने स्प्रे करवाऊँ या दूसरे काम भी ड्रोन से ही करें। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मटर का उपयोग सब्जी बनाने, दाल और जमे हुए डिब्बा बंद भोजन में किया जाता है और यह समय इसकी बुआई का उपयुक्त चल रहा है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बीडी घोड़े। सबसे पहले हम जो हमारे प्रदेश में जो कि विशेषता मटर की खेती वृहद पैमाने पे की जाती है, तो ये मटर की फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए जो हमारे कृषक बंधुओं ने क्या कार्य करना चाहिए, ये इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले तो मटर की बोनी जो है हमको समय पे करना है। अब इसकी हम किस्में के बारे में बात करेंगे। एक तो मटर जो है, एक तो सब्जी वाली आती है और दूसरी फील्ड पी आती है। तो फील्ड पी तो बहुत ही हार्डी फसल है, उसमें सिंचाई भी कम मात्रा में लगती है और इसकी फलियाँ जो छोटी रहती है और इसकी जो फली या जो दाना निकलता है दाल के रूप में उपयोग करते हैं। और फील्ड पी में जो है, एक तो आपकी हमारी JP 885 है, बहुत अच्छी किस्म है। उसके अतिरिक्त तो जो है IPF 9925 है, बहुत अच्छी है। तो ये किस्में जो है बहुत ही अच्छी है और फील्ड पी के लिए उपयुक्त है। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मटर के लिए उपजाऊ तथा जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसकी खेती के लिए मटियार, दोमट और दोमट मिट्टियां उपयुक्त रहती है। सिंचाई की सुविधा होने पर बलुआर दोमट भूमियों में भी मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए मृदा का pH मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद व उर्वरकों का देना आवश्यक होता है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों का सही मात्रा में निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। मटर में जो है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जो करते हैं, अगर आपके पास NPK, नाइट्रोजन, स्फूर और पोटैश, ये NPK उपलब्ध है, तो इसका उपयोग जो है आपको एकड़ पीछे जो है 10 से 12 किलो नाइट्रोजन उपयोग करना है और 20 से 25 किलो आपको स्फूर की मात्रा उपयोग करना है और पोटैश जो है 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है और जिंक सल्फेट का उपयोग करना है तो 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है बोनी के समय ही करना है। तो इस प्रकार के आपको रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना है। बीज की मात्रा और बीजोपचार। किसान भाइयों, बीज की मात्रा बोने के समय किस्म और बुआई विधि पर निर्भर करती है। इसके लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही प्रयोग किया जाना चाहिए और प्रमाणित बीज रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके लिए जो है हमें 1 एकड़ में 32 किलो प्रति एकड़ बीज पर्याप्त है। अगर फली के लिए है 40 किलो प्रति एकड़ बीज का उपयोग करना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जब भी हम दलहनी फसल का बोनी करते हैं तो उसमें कल्चर का उपयोग अवश्य करें और जो फफूंदनाशक दवाई है इसका उपयोग करें। तो फफूंदनाशक दवाई में जो है कार्बन डाइजिन आती है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर, ये दोनों का उपयोग करना है। तो इसके लिए अगर 40 किलो बीज ले रहे हैं तो एक पैकेट यानी 200 ग्राम का
कल्चर उपयोग करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर में विशेष रूप से जो मटर में उपयोग किया जाता है उसी का उपयोग करें। और उपचार के बाद आपको सीधी बोनी करना है। मटर की जो बोनी जो करते हैं उसमें ध्यान रखिए, ज़्यादा गहराई पे बोनी न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 इंच और कतारे में बोनी कीजिए। जो मटर की बोनी करते हैं उसके 30 सेंटीमीटर कतार की कतार दूरी रखिए और पौधे से पौधे की दूरी जो है 7 से 8 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो उसका फैलाव भी बहुत अच्छा है और फलियाँ भी बहुत अच्छी आती है। तो ये ध्यान रखिए। मटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन। मटर की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी के प्रकार को देखकर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके तो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करें या फिर खेत में 3 मीटर की दूरी पर नालियां बनाकर रिसाव पद्धति द्वारा सिंचाई करें। मटर में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी होने पर फसल पीली पड़कर सूख जाती है। विशेष रूप से जो मटर की फसल है उसमें जो चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले जो है खरपतवार बहुत आती है। तो इसके लिए जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए यानी बोने के तुरंत बाद लेकिन उगने के पूर्व इसके लिए पेंडिमिथलिन नाम की जो दवा है बहुत ही उपयुक्त है। इसके लिए छिड़काव के लिए 200 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए और जो दवा है पेंडिमिथलिन लगभग 1200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। लेकिन छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। ऐसे में जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं उन्हें बदलते मौसम में मुर्गियों के चूजों की विशेष देखरेख की जरूरत है, तभी वे इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RM मिश्रा से। आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप जाड़े के दिनों में चूजा प्रबंधन जो मुर्गी पालक किसान हैं वो किस प्रकार से करें ताकि क्षति कम हो और उत्पादन लाभ ज़्यादा हो। तो चूजा प्रबंधन से हम यह जानते हैं कि जो 1 दिन का चूजा 1 से 2 दिन का जो चूजा हमारे यहाँ आता है हमारे फार्म में, तो वह सीधे हैचरी से निकल के आता है। तो उसकी जो बिछाली हम लोग बिछाएंगे वो कम से कम 3 इंच से 4 इंच की मोटाई वाली हो ताकि नीचे से ज़मीन से ठंडक न प्रवेश करे। और बिछाली के ऊपर हम लोग न्यूज़पेपर या साफ़ बोरे का प्रयोग करेंगे, उसको बिछाएंगे, उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देंगे ताकि बिछाली किसी रूप से जो नए चूजे हैं वो उसका सेवन न करें, नहीं तो उससे भी मृत्यु दर होती है। चूजा के प्रवेश से पहले सारे बत्तियां जली हुई होनी चाहिए ताकि जो तापमान है वह 95 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जाड़े के दिनों में आप अवश्य मेंटेन करेंगे। और उसके लिए एक ठो रूम थर्मामीटर भी लटका के रखें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि तापमान पर्याप्त है जो चूजों को शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ रहने में सहायक होगा। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। इस माह में चूजा का घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। और हैचरी से निकल के आने के बाद उसको एक निर्धारित तापमान की आवश्यकता होती है, वह हमें देना है। तो इसके लिए आप ब्रूडर का व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की प्रयोग करें और बल्ब का संख्या कुछ इस तरह से निर्धारित हो कि प्रत्येक चूजा 2 से 2.5 वाट की आवश्यकता होगी। अब 2 से 2.5 वाट का मतलब अगर हम लोग 200 से 250 वाट का बल्ब लगाएं तो 100 चूजा के लिए पर्याप्त होगा।
ये जो शुरुआती सप्ताह है इसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं चौथे सप्ताह में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान आपको मेंटेन करके रखना है। फिर पर्याप्त मात्रा में जल के बर्तन आप जो ब्रूडर कर रहे हैं वहाँ पे बर्तन रखें। प्रति 100 चूजे 3 से 4 जल एवं भोजन के पात्र आवश्यक हैं वहाँ पे। अब एक जो ब्रूडर का जो क्षेत्र है उसमें 300 से 500 चूज़ों के लिए आप ब्रूडिंग का व्यवस्था करें। उससे अधिक अगर संख्या में चूजा पालन करने जा रहे हैं तो एक दूसरा ब्रूडर सेट आप तैयार कर लें। ब्रूडर जब हम लोग बनाने जाएंगे तो एक चिक गार्ड दिया जाता है जो करीब 1.5 फीट ऊंचा होता है। वो एल्यूमिनियम शीट से भी बनते हैं या अगर आपके पास अन्य कोई पदार्थ हैं तो उसका भी बनाएं ताकि चूजे जो निर्धारित ब्रूडर क्षेत्र है उससे बाहर न जाएं। प्राइवेट हैचरी से पहले दिन के चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का एक F1 स्ट्रेन और मैरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो पहले दिन के चूजे में मैरिक्स टीकाकरण 2 से 7 दिन पर, रानीखेत F1 स्ट्रेन टीका 13 से 17 दिन पर, गंबोरो टीका 6 सप्ताह की उम्र पर, रानीखेत RB टीका 8 सप्ताह पर, फाउलपॉक्स टीका 16 सप्ताह की उम्र पर और रानीखेत R2B स्ट्रेन टीका देना चाहिए। अब चूजों को आपस में इकट्ठा होने ना दें, उनको समय समय पे दौड़ाने का प्रयास करें क्योंकि जाड़े का दिन है। चूजे आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने से भी दब के मरने की संभावना बढ़ जाती है। आपके ब्रूडर हाउस में अगर चूजे खुले तौर पे बहुत फ्रेश और निर्भीक घूम रहे हैं इसका मतलब है कि आपका तापमान सटीक है। कक्ष का जो वेंटिलेशन है ये भी बड़ा मायने रखता है। वेंटिलेशन पर्दा ज़रूर ढके और ऊपर से नीचे की ओर जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा हवादार रखें ताकि हवा का आवागमन अवरुद्ध ना हो, क्योंकि वेंटिलेशन के कमी से भी नाना प्रकार के बीमारियां विकार पैदा हो सकते हैं जो कि उनके रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करेंगे और बीमारियां पैदा करेंगे। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं। प्रारंभिक आहार, गोबर का आहार और फिनिशर आहार। प्रारंभिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 22 से 24% है। ऊर्जा की मात्रा 27 से 28 किलो कैलोरी तक होती है। ग्रोवर आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा प्रारंभिक राशन की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। मुर्गी पालक किसान भाई इसको अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं और मृत्यु दर बढ़ने की जो आशंका है ठंड लगने के चलते, और ठंड लगने से उसके बाद अन्य बीमारियों का भी अटैक होने की जो संभावना है यह काफ़ी कम कर सकते हैं और चूजों की मृत्यु दर कम करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है बिजपुरी जिला नागौर के किसान सुरेंद्र कुमार ने। आप केला के बाग में पनामा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। केले की फसल जो तैयार है, केले के नए बगीचे लगाए हैं या जो फसल तैयार हो उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को आ रही हैं। जैसे कि एक होता है पनामा विल्ट, इसमें पूरा की पूरा पौधा आगे जाकर सूख जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है, जो पत्तियों के किनारों से पीलापन शुरू होता है और पत्तियां का ये पीलापन पूरा जो धब्बे होते हैं पीले पीले, ये धब्बे बड़े होते हैं, बृहदाकार में होते हैं और जाके इकट्ठे हो जाते हैं और पत्तियां फटने लग जाती हैं।
इससे पूरी की पूरी पत्ती सूख जाती है। जब पत्ती पूर्ण रूप से सूखेंगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे भी मर जाते हैं। इसकी जो फफूंदनाशक इसमें इस्तेमाल की जाते हैं तो किसान भाई को मैं बता दूं यहाँ की जैसे कार्बेंडाजिम है या M45 है, विटावैक्स है, 1 से 2 ग्राम दवा घोल लें पानी में 1 प्रति लीटर और इसका छिड़काव करें। छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर भी कर सकते हैं, जरूरत हो तो 10 से 12 दिन पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।